ये मुख्य दल हैं, इनके लिए भी तो उसमें संदेश छुपा है। क्या संदेश है वो, आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा। धन्यवाद संजीव जी। निश्चित रूप से जो कांग्रेस जनता पार्टी का संदेश है वो स्थापित राजनीतिक दलों के लिए भी है, सभी के लिए। और यह केवल कांग्रेस जनता पार्टी के स्थापना से ही अब इसका संदेश नहीं आ रहा है। तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवी के जीती है, बिल्कुल, तो मैं वहीं से संदेश आना शुरू हो जा रहा है जी। तमिलनाडु के लोगों ने परंपरागत राजनीतिक दलों को बहुत ही मजबूती के साथ, साफ तरीके से, ऊंची आवाज में संदेश दे दिया कि वह इन राजनीतिक दलों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। और कांग्रेस जनता पार्टी की लोकप्रियता और जो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने उद्देश्य बताया है, लक्ष्य बताया, आप उन दोनों को मिलाइए तो उनकी नाराजगी किससे है? अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सीजीआई को अवकाश ग्रहण करने के बाद राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, तो टिप्पणी किसके ऊपर है? कांग्रेस के ऊपर है, समाजवादी पार्टी के ऊपर है, टीएमसी के ऊपर है। अगर वो ये कह रहे हैं कि दल बदल करने के 20 साल बाद कोई पद आपको नहीं दिया जाएगा, यह टिप्पणी किसके ऊपर है? यह सत्तारूढ़ दल जो राजनीतिक दलों को तोड़ता है, दल बदल को प्रोत्साहित करता है, राजनीतिक दलों को तोड़ करके सत्ता हासिल करता है, यह नाराजगी उनसे है। अगर ये कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी के मीडिया समूहों की जांच कराई जाएगी और उनके लाइसेंस नष्ट कर दिए जाएंगे, तो किसके ऊपर टिप्पणी है? किसके ऊपर किसकी आलोचना है ये कि आप मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं? और ये प्रयास कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, डीएमके कर रही है, टीवीके कर रही है, कौन कर रहा है नियंत्रण? इसके ऊपर आलोचना कौन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? तो यह जो, और इसको जो जब इन उद्देश्यों के साथ कोई पार्टी सामने आई है और उनको जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं या उनको समर्थन देने वाले लोग हैं, वो किन मुद्दों पर उनके साथ जा रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि ये मुद्दे हैं। वो हिंदुत्व के नाम पर तो उनके साथ जा नहीं रहे हैं, वो राष्ट्रभक्ति के नाम पर तो उनके साथ जा नहीं रहे हैं, वो सड़क पर नमाज रोकने के लिए तो उनके साथ जा नहीं रहे हैं। मुद्दा तो कांग्रेस जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि अगर हम आते हैं सत्ता में या हम मजबूत होते हैं तो हम क्या करेंगे, और ये करने के लिए क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जिनको लेकर के यह सरकार आज सबके निशाने पर है। यह सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल इस, और आप सोचिए कि लोकप्रियता की स्थिति आपने कही, भारतीय जनता पार्टी ने मिस्ड कॉल देकर के लोगों को सदस्य बनाया है। क्या फोन मिलाइए आप मेंबर हो गए। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है कि आपने यूं ही फोन मिला दिया था या वास्तव में हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। आपने हिंदुत्व का नारा चलाया, हिंदू खतरे में है। आपने ध्रुवीकरण की कोशिशें की। आप जब यह भी कहते हैं कि आप डीजल और पेट्रोल का उपयोग मत कीजिए, तो साथ साथ ये कहते हैं कि देशभक्ति के नाम पर मत कीजिए। यह नीतिगत फैसला नहीं है। देशभक्ति के नाम पर, देश के नाम पर मत कीजिए। उस भारतीय जनता पार्टी को अब तक उनके जो फॉलोअर्स की संख्या है वो आपने सही कहा 87 लाख है। और आज ये जो पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी बन गई है, इसके फॉलोअर्स की संख्या 90 लाख है। जिस अकाउंट को एक्स ने बैन किया था उसको वापस करना पड़ा। अभी मैं अभिजीत टिपके का एक्स पर देख रहा था कि उनका अकाउंट उनको वापस मिल गया। क्या बात, हालत ये है। और अभी एक यूं ही यूट्यूब चैनल पर मेरी निगाह पड़ गई। 6 घंटे पहले उस यूट्यूब चैनल ने अभिजीत टिपके का इंटरव्यू लिया हुआ है, पोस्ट किया उसने। उसको देखने वालों की संख्या 3 लाख हो गई है 6 घंटे के भीतर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पहल की गई है, यह कोई बहुत गंभीर पहल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई, जिस तरीके से कांग्रेस का गठन किया गया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, या जिस तरीके से इवन टीवी का गठन किया गया, उस तरह कोई है। युवाओं के मन में उपज रहे आक्रोश का परिणाम है ये। और अभिजीत टिपके ने क्या कहा कि अगर मैं भारत आज जाऊं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या जो टिप्पणी है वो किस बात के लिए है? क्या एक ऐसे देश के प्रति, एक ऐसी हुकूमत के प्रति टिप्पणी है जो कानून के हिसाब से काम करती है, या ऐसी हुकूमत के लिए बात कही जा रही है जो आलोचना को बर्दाश्त नहीं करती, जो आईने में अपना चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है,
जो केवल और केवल एक नैरेटिव और ऑप्टिक्स बनाने में विश्वास करती है, उसी के प्रति टिप्पणी है। क्यों आप गिरफ्तार कर लीजिए भाई, क्यों आप डरे हुए हैं? डरने का कारण है उनके पास, और वह तमाम कारण उन्होंने अपने उद्देश्य में, किनको सदस्यता मिल सकती है, इसमें सब बातें उन्होंने बताई हैं। सवाल यह है कि यह जो कांग्रेस जनता पार्टी की पहल है, वह उनकी पहल है, या उनके जिन लोगों के मन में नाराजगी पैदा हुई, या वही प्रधानमंत्री जी हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझको केवल 10 दिन का मौका दीजिए, जब नोटबंदी लागू हुई थी, आप याद कर लीजिए। 10 दिन का मुझे मौका दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो जिस चौराहे पर आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा, और जो भारत की जनता हमको सजा देगी मैं स्वीकार कर लूंगा। यही मोदी जी आज ये कहते हैं कि 2047 से बात करूंगा, तब देश विकसित होगा। वो 10 घंटा 15 घंटा साल भर, 1.5 साल की कहानी खत्म हो गई। 2047 का उन्होंने वादा किया, इंतजार कीजिए। आखिर इन नारों के साथ, इन ऑप्टिक्स के साथ, इन बहसों के साथ, इन मुद्दों के साथ आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, या लोग उसी में घूमते रहेंगे गोल 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 गोल? नहीं चलने वाला। आज आप सोचिए, लोग ये सामने। सुनील सर, इसमें जो कांग्रेस के लिए या जो और जो मैंने संजीव जी शुरू में ही कहा कि वो सभी परंपरागत राजनीतिक दलों के लिए, जो जनता से कट रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ नहीं खड़े हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी को आज भी सुनने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? 2014 में तो हम और आप नहीं सुन रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था, सबने खारिज कर दिया था कांग्रेस को। यूपीए 2 के बारे में जो धारणा बनाई गई, ढेर सारे लोग उससे प्रभावित हुए। कोई भी मोदी जी का आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जो मोदी जी सोशल मीडिया की उपज ही तो थे, सोशल मीडिया की तो उपज थे। ठीक नहीं, मतलब वो एक धारणा एक अपने बारे में 6 लोगों ने बनाई। आज क्यों हो गया? आज राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए सवालों को उठा रहे हैं। वो उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खतरे में है। सरकार जवाब देगी कहीं कोई खतरे में नहीं है। अगर आप कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, तो आपको एक आजाद निर्वाचन आयोग देना पड़ेगा। आजाद तरीके से, पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। आपको मतदाता सूची से लोगों के नाम नहीं काटने पड़ेंगे। अगर ये कांग्रेस जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर एक भी मतदाता का नाम कट गया तो निर्वाचन आयोग के खिलाफ यूपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये बात कौन सी है? क्यों है ये बात? ये सबको क्यों अपील कर रही है कि निर्वाचन आयोग से उम्मीद नहीं की जाती? निर्वाचन आयोग का गठन इस बात के लिए नहीं किया था कि राम शरण जोशी साहब का नाम काट दीजिए आप, और इनसे कहिए कि आप पहले बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अपने पितामह का आप डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। कहां से लेके आएंगे ये? सवाल है ना कि जो तरीका आपने, ये आक्रोश वहां का है, इसको लोगों को लेकर लगा कि उनके मन की बात कही जा रही है। ठीक। जब आप ये देखिए कि इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने, टीएमसी ने अलग अलग इलाकों में जब प्रदर्शन किए, सड़कों पे उतरे, तो लोग किस तरीके से भागीदारी हुए? लोगों ने कहा, खारिज किया क्या उसको कि नहीं 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 ये बकवास बात कर रहे हैं आप? लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया। और आज जब आप तमाम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ लोगों का नाम कटे हैं, आप बिल्कुल सफाई कर दीजिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से तो कीजिए। आप बताइए किसका नाम आप क्यों काट रहे हैं? आपने कहा क्या है कि आप केवल काटेंगे नाम, उनका नाम मतदाता सूची से हटाएंगे जो दिवंगत हो चुके हैं। बिल्कुल हटा दीजिए, किसी को शिकायत नहीं होगी। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मिस्टर ए का नाम आप हटाए हैं दिवंगत होने के नाम पर, तब वो किसने बताया जी? उनका डेथ सर्टिफिकेट कहां है? किसने आपको दे दिया? वो किससे आपने पुष्टि की कि आप जो नाम हटा रहे हैं वो सही है गलत है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर बी का नाम आप इसलिए हटा रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में कई जगहों पर है, 5 जगहों पे था, 4 जगह हटा दिए, तो 5वां कौन सा स्थान है जहां उनका नाम है? वो नाम 5वें जगह पे कहां बरकरार है, ये बताना पड़ेगा आपको। आप वही बताने के लिए तैयार नहीं है। किन किन लोगों का नाम किन किन कैटेगरी में आपने हटाया? बिल्कुल ये सामान्य बात नहीं है ना। हमको और आपको मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। इसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? इन सभी सवालों को कांग्रेस जनता पार्टी ने उठाया।
जी हाँ, यह कहना एक तरह, उसके बाद आप सोचिए, उनका यह कहना है कि अगर एक भी मतदाता का नाम कटेगा तो निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार क्या कर रही है कि इनके किसी भी निर्णय को इनके हटने के बाद भी इन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक बात, ठीक। समर्थन किसको मिल रहा है? जो ये कह रहा है कि यूएपीए के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। गोया कि निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को लेकर के लोगों के मन में किस तरह की नाराजगी है, ठीक बात, ये बड़ा सवाल है। तो यह टिप्पणी महत्वपूर्ण टिप्पणी उनके लिए है, या उनके लिए चेतावनी है जो हुकूमत में है और जो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करते जाएंगे, लोगों के मन में नाराजगी नहीं होगी। वह हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर अपने इस तमाम चीजों को आप छिपाते हुए चले जाएंगे। ये संभव नहीं है। और यह एक तरह बहुत ही लाउड और क्लियर संदेश है कि इन तमाम सवालों को लेकर के लोगों के मन में कितनी आशंकाएं उपज रही हैं और किस तरह का आक्रोश चल रहा है। जी, जानी पहचानी ये इनकी एक नीति है भारत में मुसलमानों को लेकर। अब भाई साहब, आप तो सत्ता में आ गए हो, आपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाना है जो बंटाधार करने वाला है, धार्मिक ध्रुवीकरण का है, तो उसके लिए आपको एक दुश्मन तो चाहिए ना। तो वो दुश्मन जो है वो इस तरीके से पैदा किया जा रहा, दाएं बाएं करके, कि वंदे मातरम जो है अनिवार्य कर दीजिए, कोई बात, नो प्रॉब्लम। पर मेरा ये सवाल है कि जब वंदे मातरम, हम लोग विशेषकर जो उत्तर भारत से हैं, जब हम वंदे मातरम, हमें आता ही नहीं था, हम तो राष्ट्रीय गान था, जब हम वंदे मातरम का गायन नहीं करते थे, तो क्या मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी आई उसकी वजह से? अब याद कीजिए, राकेश जी को मालूम होगा, अपने दूसरे मेरे माननीय जो है वरिष्ठ पत्रकार है, कि सिनेमा हॉल में हम जब जाते थे तो फिल्म खत्म होती थी तो राष्ट्रीय गान होता था, सभी लोग जो आगे वाली सीटों वाले भी थे, जो कम पैसे वाली टिकट लेके, वो भी खड़े हो जाते थे सम्मान के साथ। जी, एक वक्त ये भी था जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी गाया जाता था। जी जी जी, अल्लामा इकबाल का जो तराना है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं, इसके लिए गुलिस्तान हमारा, इसका गायन होता था। जी जी जी, तो समस्या वंदे मातरम से नहीं है, समस्या वंदे मातरम को थोपने से। बिल्कुल ठीक। तो क्या राष्ट्रीय गीत जो है, हमारा राष्ट्रीय गायन जो है, जनगण मन, क्या हमारे अंदर वो भावना वो पैदा नहीं करता? ये तो हम लोग जानते हैं भैया। ये कितने उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा हमने पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है उसके साथ 1971 की लड़ाई में हमने वो बम्बों की आवाज सुनी हुई है, हवाई जहाजों की लड़ाई ऊपर देखी हुई है। तो कैसे हम बच्चे थे और वो फौजी जब जाते थे हमारे ट्रकों में, तो हम बच्चे खड़े होके फौजी सलूट ऐसे बोलते थे, मुझे वो याद आता है, फौजी सलूट बोलना करते थे हम। हमारे घर में जब वो फ्लैग डे होता था तो, और तो हमें घर पे पैसा नहीं मिलता था, स्कूल से जब वो फ्लैग वाला होता था उसके लिए माँ बाप जरूर पैसा दिया करते थे। तो जहां तक देशभक्ति का सवाल है, पेट्रियटिज्म का सवाल है, तो वो जरूरी नहीं है कि जब राष्ट्रीय गान था वो कम थी, आप वंदे मातरम करेंगे। तो इसके पीछे एक एजेंडा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में ये हुआ। अब आप देखिए, 9 मई से 12 दिन हो गए मेरा ख्याल के, उसमें जो इन्होंने फैसले लिए, उनमें से एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो कि संस्थागत त्रुटियां जो हैं, स्ट्रक्चरल जो समस्या है, उनके समाधान की ओर ले जाने वाला हो। कोई भी नहीं। एक उन्होंने करी है कि जी ये जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें उम्र सीमा जो है वो उन्होंने छूट दे दी, कम कर दी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई जो व्यक्ति वो उम्र सीमा से आगे चले गए हैं, उस वक्त वो मौका नहीं मिला, उनको रोजगार के साथ मौके नहीं मिले। तो बजाय आप इसका समाधान ये निकाले कि रोजगार के मौके इतने पैदा करें, तो बात समझ में आती है। तो इसलिए, और इसी तरीके से ये धर्म वाली वो जो बात है वो तो सीधा ही है कि वहां पे दुश्मन चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे मदरसा किया तो उसमें मुसलमानों में भी जो ऐसे पक्ष हैं जी, ऐसे लोग हैं, वो मुखर होके बोलेंगे तो उनकी भी राजनीति चमकेगी। तो उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ मुकाबला, और उसके बाद जमीन पे क्या होता है, मारकाट होती, क्या होता है।
तो अराजकता वाला माहौल जो है वो पैदा करना वो इनको सूट करता है। जी राइट राइट। सुनील सर, इसमें देखिए एक चीज है, ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। जो वहां से जो निकला है, ये तो देश भर में इसको लेकर, जैसे मैंने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो उसमें आने लगी हैं चीजें, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है सीधे सीधे। एक तो ये, और दूसरा सुनील सर इसमें ये भी है, जो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी राकेश जी ने, कि आपको वहां जो भय वही है कि 6 महीने 8 महीने वो जो कंपनियां रुक जाए, वो कहीं वो भी उसमें पीछे छुपाए कि इसको इस तरीके से पैदा करो कि ये कंपनी हमारी बनी रही। हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, जनता के जेब का पैसा है, वो तो जो जा रहा है, कैसे इसको आप करिएगा संभव? नहीं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने कैंपेनिंग में, प्रचार अभियान के समय, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कहा है कि हम सत्ता में आएंगे और मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी कर देंगे? नहीं कहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान मुद्दा क्या था, किस बात को सर्वाधिक उठाया गया? कि पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती ममता बनर्जी की सरकार ने रोजगार के सृजन के उपाय नहीं किए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है वहां। यह कहा गया कि आप एक वर्ग के अपीजमेंट क्या काम कर रही थी ममता सरकार। अब तक जितने फैसले हुए हैं सुवेदु सरकार ने लिए हैं, क्या एक भी निर्णय से रोजगार के अवसर सृजित होते हुए प्रतीत होते हैं आपको? वो कहीं एजेंडा रह गया आपका? कहीं प्राथमिकताओं में है? सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे, काउ स्लॉटरिंग बंद कर देंगे, ये जो बंद पड़े हुए मंदिर हैं उनको खुलवा देंगे, वंदे मातरम का पाठ मदरसों में करना पड़ेगा। यही सब तो एजेंडे आपके सामने आ रहे हैं। और जब आप इन एजेंडों को आगे करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि तनाव की स्थिति होगी, क्योंकि लोग तो इस आक्रोश में, अगर आपको जो अभी आक्रोश आपने बताने की कोशिश की, वो बेरोजगारी थी, और आज जो स्थिति बनी हुई है उस बेरोजगारी की स्थिति को आप संबोधित करने के लिए आप तैयार नहीं है। आप बात वही कर रहे हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है। और जनमत की सरकार है ही नहीं, बार बार कहा जा रहा है। लोगों को मताधिकार से वंचित करके पाया गया जनादेश क्या जनता का जनादेश है या शक्तियों का जनादेश है? ये लोग के मन में सवाल है। आखिर आप स्वतंत्र तरीके से, पारदर्शी तरीके से आप चुनाव होने दीजिए। जिसको जनता जिताना चाहे, जिसको जनता हराना चाहे, हराती जिताती रहेगी। वो तो नहीं है, उसमें तो आप बात ही करने के लिए नहीं तैयार है। तो और दूसरी चीज, ये वो कर लीजिएगा, तो सत्ता में कहाँ रह पाइएगा? कैसे रह पाइएगा? एक समय तक होता है वो। 2014 में भी जब लोगों ने आपको सत्ता सौंपा था, तब विकास के नाम पर सौंपा था। एक ऐसी आपने पॉलिसी पैरालिसिस की बात की थी, और आपने कहा था कि हम निर्णय की स्थिति में हमेशा रहेंगे। लोगों ने विश्वास किया आपके ऊपर। आज स्थिति क्या है? कौन सा ऐसा निर्णय है जिसको लेकर के आप ये कहा जाए कि आप वैसे निर्णय ले रहे हैं जो जनता के हित में है, पूरे देश को, पूरे समाज को एक साथ बांधे रहने की कोशिश है? यह लोगों के मन में उपजता हुआ आक्रोश है। और जब लोगों के मन में आक्रोश उपजने लगेंगे तो कोई इकोसिस्टम काम नहीं करता, कोई तंत्र काम नहीं करता, कोई हुकूमत काम नहीं करती। बेसिक चीज है कि आप में लोगों का विश्वास बना रहे। मुट्ठी भर लोगों के विश्वास, हर पार्टी के पास मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। ये ऐसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे। और आप पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं कि वहां की जनता ने ममता बनर्जी को एकदम धूल चटा दिया। ये स्थिति नहीं है। आज भी उनके पास 41-42% मतदाता उनके साथ है, इतने विरोध के बावजूद, इतने लोगों को मतदाता सूची से अलग करने के बावजूद। खैर, एक जो स्थिति बनी, जो लोगों ने आपसे अपेक्षा की, जो बातें लोग जो कार्रवाई आपसे चाहते तो करते दिखाई तो पड़ी यार। ठीक बात। या कांग्रेस जनता पार्टी का एक, मैं नहीं कहता, बिल्कुल सही है, राकेश जी के पास से सहमत हो कि इस तरह की पहल से कोई बहुत राजनीतिक परिवर्तन नहीं आता, लेकिन राजनीतिक खबराहट शुरू हो जाती है। और यह जो विमर्श पैदा होता है, यह किस तूफान में बदलेगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। नहीं, ठीक।